आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। एक लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और इससे नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो 10th क्लास को थोड़ा सा ध्यान में रख करके पढ़ा जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बेस थोड़ा सा, जब आपको बेस के बारे में आइडिया होगा तो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें करूँगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो होता है उसके हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो खाना बनता है यानी कि ग्लूकोज, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर, और फिर प्लांट के अंदर अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो उसको यूज़ कर लिया जाता है, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए तो उसको स्टोर कर दिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें 10th क्लास में पढ़ाई गई थी बेसिक लेवल पे। प्लस आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो जाइलम फ्लोएम होता है उसके ज़रिए से फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट या बेसिकली हम कहें कि फोटोसिंथेटिक मटेरियल फ्लोएम के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर और मिनरल जो होते हैं वो जाइलम के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ये सब चीज़ें 10th क्लास में पढ़ाई गई थी। उसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नीट लेवल की बातें यहाँ पे हम करेंगे, एनसीईआरटी 11th क्लास को ध्यान में रखते हुए जो बातें बुक में लिखी हुई हैं उसको ध्यान में रख करके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और कुछ बेसिक चीज़ें जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट भी देता रहूँगा। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था या उसके पहले की क्लासेस के अंदर जो आपने चीज़ों को पढ़ा था, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे 3-4 बहुत बेसिक बातें होती हैं जिसको हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का बेस उन्हीं 3-4 बातों पर बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। तो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं उसको हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। 4 मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ये पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। उसमें कुछ खास पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल ए सबसे मेन पिगमेंट होता है जिसको चीफ पिगमेंट कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फ्यूकोबिलिन्स। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इसके अलावा और भी बहुत सारे अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। तो ये सारे पिगमेंट्स एक्सेसरी पिगमेंट कहलाते हैं, जिसको हम लोग फर्दर जब आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे तो और डिटेल में हम समझ पाएंगे कि कौन से पिगमेंट्स का क्या वर्क है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो अदर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ करके जितने बाकी सारे पिगमेंट्स हैं उनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, और क्लोरोफिल ए जो होता है उसको चीफ पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि मेन जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम का वो बनाता है क्लोरोफिल ए। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जैसे जैसे आगे बात करेंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट्स। ठीक है, खास करके अदर पिगमेंट्स, और वो जो जो क्लोरोफिल ए के साथ जो फोटो सिस्टम बनाते हैं वो सारे पिगमेंट्स मिलकर के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद एनर्जी को 1 by 1 ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, ये देखने में तो छोटा मोटा पॉइंट लग रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरा हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, डार्क रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, लाइट रिएक्शन के अंदर फर्दर जेड स्कीम क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्या है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्या है, इसी तरीके से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसी तरीके से एनएडीपीएच किस तरीके से बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच जो दोनों बनते हैं वो फर्दर किस तरीके से डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो ये सब बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिससे ये जो सेकंड पॉइंट है जिसको हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी की वजह से हमको 3 मेजर चीजें मिलती हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर,
तो जब वाटर को स्प्लिटिंग किया जाता है या तोड़ा जाता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जब हम वाटर को तोड़ते हैं तो तीन चीज़ें हमको मिलती हैं बेसिकली। एक मिलता है प्रोटॉन, दूसरा मिलता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा मिलता है हमको ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है और फिर ये ऑक्सीजन साइकिल को रेगुलेट करता है इन्वायरमेंट के अंदर। जिस तरीके से आपने बेसिक जो प्रीवियस क्लासेस हैं 9, 10 में, उसमें आपने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, आपने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान पे यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर किस तरीके से मूव करेगा, जो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जा करके जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के हेल्प से बाद में हम लोग बनाते हैं एटीपी, जिसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ही नहीं, रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। तो जब हम आगे रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे फिर से इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है और ऑक्सीजन का क्या रोल है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, नंबर 4, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फार्मूला होता है CH2ON, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड कर देना। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन को कहीं पे ऐड कर देते हैं तो भी रिडक्शन हो जाता है। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन कहीं से निकाल देते हैं तो भी रिडक्शन हो जाता है। तो ये सब रिडक्शन कहलाते हैं और ऑक्सीडेशन इसके बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और ये स्टेप हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हमको साइक्लिक मैनर में किस तरीके से उसके अंदर एंजाइम्स काम करते हैं और किस तरीके से रिएक्शंस चलते हैं, इसको समझाया था कैल्विन ने। कैल्विन एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए इस साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जब हम लोग कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम कहें कि इन 4 पॉइंट्स के अंदर चारों तरफ ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा। पहले सबसे लाइट का एब्जॉर्ब करना, उसके बाद फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस तरीके से बदला जाएगा, वाटर की जब स्प्लिटिंग होगी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मिलेंगे, जिसका क्या रोल होगा, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आगे मूव करेगा, प्रोटॉन किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करवाएगा और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर मूव करके चला जाएगा, या फिर अगर ज़रूरत है तो सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन करने में ही ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है इसी चारों स्टेप्स के आसपास घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। सबसे पहले इस चैप्टर की जब चर्चा स्टार्ट हुई है एनसीईआरटी में, क्योंकि हम बिल्कुल पूरी तरीके से एनसीईआरटी को ध्यान में रख के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 बेसिक टाइप के एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन ले लिया था इन्होंने किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बेल जार जैसा कोई चीज़, कोई जार जैसी कोई चीज़ हो सकती है या कोई बीकर जैसी कोई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया था KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो KOH सोल्यूशन जब इन्होंने लिया तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि पत्ती का आधा हिस्सा इसके अंदर इन्होंने रख दिया और आधा हिस्सा बाहर रख दिया। तो उससे क्या होगा कि जो आधा हिस्सा KOH सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा और बाकी हिस्से के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा। तो ये जो हिस्सा KOH सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और जो हिस्सा बाहर है वहाँ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है स्टार्च प्लस आयोडीन, स्टार्च आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। और स्टार्च आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमको मिलता है ब्लू कलर, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि यहाँ पे स्टार्च बन रहा है। जब स्टार्च होगा तभी ब्लू कलर आएगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा, ठीक है। और इस हिस्से में स्टार्च आयोडीन जो टेस्ट होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे स्टार्च और आयोडीन टेस्ट
ब्लू कलर नहीं देता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव होती है। इसी को मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि हाफ लीफ केओ सोल्यूशन के अंदर है और हाफ लीफ केओ सोल्यूशन के बाहर है। जो सोल्यूशन के अंदर होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुका होगा, इस वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और जो हिस्सा बाहर है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। ठीक है, फिर बाद में ये टेस्ट करके साबित कर दिया जाएगा, प्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, पत्ती जो लीफ है उसका हाफ पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो ब्लैक पेपर से जब हम कवर कर देंगे जितने हिस्से को, उस हिस्से पे क्या होगा, लाइट नहीं पड़ेगी और उस हिस्से पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये हिस्सा हमने क्या किया है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, तो इस हिस्से पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर नहीं है उस हिस्से पे क्योंकि लाइट एक्सपोज हो रही है, उस पर लाइट आकर के गिर रही है, तो उस हिस्से में फोटोसिंथेसिस होगा। इस वजह से वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, या हम कहें कि स्टार्च बनेगा। तो यहाँ पे जब स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे भी ब्लू कलर मिल जाएगा, स्टार्च प्लस आयोडीन, तो यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा, स्टार्च आयोडीन से यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। और इस हिस्से में स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब किया जाएगा तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है कि लाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बहुत से बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो 10th लेवल के स्टैंडर्ड्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल पाया जाता है उसके अंदर हमेशा रेस्पिरेशन तो सभी लोग करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है, खास करके ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है, कुछ डायटम्स के अंदर होता है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर एक ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, वहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आइदर ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली न्यूट्रिशन हासिल करते हैं या फिर उससे इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जिसके बारे में 10th क्लास में एक चैप्टर था, वहाँ पे इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ाई गई थी। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी, किस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, देखिए कोई एक पत्ती है, एक लीफ है, जिसको मैं यहाँ पे एक बड़ी सी लीफ बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, इस वजह से हमने काफ़ी बड़ी सी लीफ ले ली है। इसके अंदर एक सेल है, जाहिर सी बात है लीफ है, इसका मतलब हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर एक प्लांट सेल है, इसके अंदर हमने कहा है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को हम लोग समझने वाले हैं। तो एक तरफ हम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट और एक तरफ बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्लोरोप्लास्ट, इस तरफ ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये ग्रेना है, जो सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है, इसको हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ग्रेना है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जब वाटर का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको तीन चीज़ें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन। हमने कुछ देर पहले ही बात किया था, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में ही यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हेल्प से यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलेगा, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलता है। इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हेल्प से पहले हम लोग बनाते हैं एटीपी एंड NADPH। एटीपी और NADPH के हेल्प से यहाँ पे चलता है डार्क रिएक्शन, और इस डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पहले हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इस एटीपी और NADPH के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, जिससे बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होने वाला है
वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कहें हम, या फिर हम कहें कि ग्लूकोज है, या जैसा रिक्वायरमेंट होता है सेल के अंदर उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज से बात करने वाले हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये सब चीज़ें रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएंगे। तो इस स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड से फिर बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरीके से अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इस तरीके से फोल्डिंग्स होती है, इस तरीके से। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन चलता है जिसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्रेब्स साइकिल। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम है, देखिए यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कुछ NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटीपी बनते हैं, कितने NADH बनते हैं, इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें रेस्पिरेशन में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि NADH बनता है। इसी तरीके से पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे बन रहा है, इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है। लिंक रिएक्शन के अंदर भी NADH बनता है, NADH। और इसी तरीके से जो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे NADH बनते हैं, NADH, FADH2। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलता है, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे हमको मिलता है। और इसी तरीके से ये जो आपको NADH दिख रहा है या FADH2 दिख रहा है, ये सब इंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे जैसा हम छोटा सा डॉटेड लाइन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स या पॉइंट्स के हेल्प से बना रहे हैं, ये इतना आसान होता नहीं है देखने में, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो NADH यहाँ पे बन रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ये NADH जो यहाँ पे बन रहा है लिंक रिएक्शन के अंदर, या जो NADH और FADH2 बन रहा है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये सारे के सारे इंटर करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इसको इंटर करवा के इसको स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं तो उसके हेल्प से हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आगे मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और प्रोटॉन जा करके जमा हो जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीचों बीच में होता है। प्रोटॉन जब वहाँ पे जमा हो जाते हैं, उसी ग्रेडियंट को बाद में ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसके हेल्प से हमको ATP मिल जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से ATP बनता है उसके बारे में रेस्पिरेशन चैप्टर में बात किया जाएगा। यहाँ पे हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जिससे रिड्यूस होकर के बना था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को वापस हमने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में यूज़ कर लिया था। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हम लोग यहाँ पे फिर से यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हम लोग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता है, और ये ऑक्सीजन वापस से सेल के अंदर दोबारा से यहाँ पे यूज़ हो सकता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है, ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। एक फोटोसिंथेसिस जब करता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, तो वो ऑक्सीजन बनाता है, उस ऑक्सीजन को फिर से यूज़ कर लिया जाता है कहाँ पे, रेस्पिरेशन के अंदर। और रेस्पिरेशन के अंदर भी फाइनल जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर उसको यूज़ किया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन के रिडक्शन करके हम वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उस वाटर मॉलिक्यूल को आइदर सेल के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर लिया जाता है, या फिर उसको ट्रांसपीरेशन के जरिए से सेल के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। तो जो लीफ हमने सबसे पहले बनाया था, लीफ के अंदर स्टोमेटा भी होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को एक्सचेंज भी किया जाता रहता है। अगर रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को बाहर भेजना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से स्टोमेटा हमने बना लिया है, तो अगर कोई चीज़ एडिशनल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा है, इस ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सेल के अंदर ले लेंगे। तो ये प्रोसेस दोनों यहाँ पे इस तरीके से रेगुलेट होते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी।
यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब प्लांट्स के अंदर धूप पड़ती है, ठीक है, यानी दिन का जब समय होता है तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी चलता रहता है। लेकिन जब रात का समय होता है तो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि दिन के समय इसके उल्टा होता है, दिन के समय प्लांट्स ऑक्सीजन हमको बाहर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए पहले जो बड़े बूढ़े होते थे हमारे दादा परदादा, वो अक्सर बोला करते थे कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि भूत प्रेत होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब साइंटिफिक फैक्ट्स उनको नहीं पता होते थे तो वो कहीं ना कहीं उसको भूत से या किसी और चीज़ से उसको कोरिलेट कर देते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे है मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमने पहले अब आपको बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो मेजर इवेंट्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। दो मेजर इवेंट्स होते हैं और ये दोनों इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइट रिएक्शन को भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और डार्क रिएक्शन को भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन का मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है कि लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस चलेगा। लाइट के प्रेजेंस में जब प्रोसेस चलेगा तो लाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। खास करके पिगमेंट्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर करेंगे, जो हम लोग फोटो सिस्टम के अंदर और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में होता है, सिर्फ डार्क रिएक्शन इसलिए नाम रखा गया है ताकि दोनों को डिमार्केट किया जा सके। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को एक्सटिंग्विश किया जा सके, दोनों को समझा जा सके कि ये एक अलग प्रोसेस है और लाइट रिएक्शन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअल में जब लाइट रिएक्शन चलता है तो यहाँ पे हमको तीन मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन, एटीपी एंड NADPH। ये तीन मेजर प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। इस ATP और NADPH को डार्क रिएक्शन के अंदर यूज कर लिया जाता है और डार्क रिएक्शन के अंदर हम करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। सबसे मेन स्टेप यही है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं जिससे हमको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये पूरा चीज़ डिटेल में समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे C3 साइकिल, और लाइट रिएक्शन को पूरा डिटेल में समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जेड स्कीम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने हमको फोटोसिंथेसिस का जो मेजर इक्वेशन है, जो मेन इक्वेशन उसको समझाने की कोशिश की थी। प्लस बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस है, लाइट का इंपॉर्टेंस है, इसी तरीके से पिगमेंट्स का इंपॉर्टेंट है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। तो ये सब बातें कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमको समझाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले वहाँ पे नंबर में है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक बेल जार लिया जिसके अंदर एक इन्होंने माउस रखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक कैंडल रखा है, ठीक है। तो पहले स्टेप में माउस और कैंडल दोनों कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको माउस दिख रहा है ये मर जाता है, सफोकेट हो जाता है, मर जाता है। और कैंडल भी क्या होती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों हम आज जानते हैं कि दोनों, चाहे कोई एनिमल हो या कोई भी बर्निंग कैंडल आपको दिख रही है, तो दोनों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और किसी भी बर्निंग कैंडल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं से मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक तो मर जा रहा है और दूसरा बुझ जा रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक मिंट प्लांट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों कुछ देर बाद भी कैंडल जो है वो जल रहा है और जो चूहा है वो जिंदा है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ से बताया था कि जो एयर होता है वो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। इनका जो कंक्लूजन था इनके एक्सपेरिमेंट का वो यही था कि एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए एयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एयर आज हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और जो यहाँ पे माउस है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और प्लांट क्या करेगा, उन दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उसके बाद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देगा। तो ऑक्सीजन जब ये प्रोड्यूस करेगा तो इन दोनों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा और इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने मेनली यही चीज़ बताया था कि जो एयर है प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम जानते हैं कि इस एयर का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जॉन इंजनहाउस।
तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो प्रिस्टले का सेटअप था उसी को एक बार डार्क में रखा था, एक बार लाइट में रखा था, ठीक है। तो इन्होंने जब उसी टाइप का एक सेटअप बनाया और एक्वेटिक प्लांट लिया था इन्होंने, एक्वेटिक प्लांट जब इन्होंने लिया और प्रिस्टले के सेटअप को एक बार लाइट में रखा, मान लीजिए ये हिस्सा लाइट में है और आधा हिस्सा डार्क में है, ये वाला हिस्सा डार्क में है और ये वाला हिस्सा लाइट में है। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो लाइट का जो हिस्सा लाइट के अंदर रखा हुआ है उसके अंदर ऑक्सीजन के बबल्स बन जाते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है और उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, बगैर लाइट के वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, ठीक है। और इन्होंने ये जो बबल्स निकलते हैं इसको इन्होंने बाद में बताया था कि ये बबल्स ऑक्सीजन है, ठीक है। तो और ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। तो इन्होंने प्रिस्टले जैसा ही एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि ऑक्सीजन निकलते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, बगैर लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जूलियस वॉन सैक्स। तो इन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो बनती है स्टार्च, स्टार्च बनती है, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज बनती है, स्टार्च नहीं, ग्लूकोज बनती है और वो स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, ग्लूकोज बनती है और स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। इस रूप में स्टोर किया जाता है प्लांट के अंदर। और ये जो ग्लूकोज बनती है वो एक स्पेशल बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है, एक स्पेशल पिगमेंट के अंदर बनती है। उस पिगमेंट का नाम इन्होंने उस टाइम पे नहीं बताया था, आज हम जानते हैं कि उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। और ये जो क्लोरोफिल है वो एक स्पेशल बॉडी के अंदर होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन्होंने इसीलिए कुछ स्पेशल टर्म्स, स्पेशल बॉडी, स्पेशल पिगमेंट का नाम ले लिया था। तो सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और एक स्पेशल बॉडी के अंदर बनता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, आज हम जानते हैं, और एक पिगमेंट के हेल्प से बनता है जिसका नाम क्लोरोफिल है, जो आज हम जानते हैं, उस टाइम पे ये नहीं जानते थे सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं T.W. इंगलमैन। इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक प्रिज्म लिया था और प्रिज्म के हेल्प से जो वाइट लाइट होती है, सनलाइट, उसको इन्होंने ब्रेक किया था। इस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहा जाता है, 10th क्लास में इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जिससे हमको 7 कलर्स मिल जाते हैं, 4 5 7। तो सबसे नीचे आप जानते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है लाइट। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सस्पेंशन लिया था क्लोरेला, एक एल्गी थी, और उसके साथ इन्होंने एजोटोबैक्टर, एक बैक्टीरिया का सस्पेंशन ले लिया था इस तरीके से। तो इन्होंने क्या देखा था कि जो बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर, वो जा करके ब्लू और रेड रीजन में जमा हो जाता है। ब्लू और रेड रीजन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, इसी वजह से उस जगह पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। जो बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर है ना, वो एक्चुअल में एरोबिक बैक्टीरिया है, तो वो उस जगह पे जा करके जमा हो जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हो जा करके ब्लू रीजन में जमा हो जाता है और इसी तरीके से रेड रीजन में भी जमा हो जाता है। तो जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है और ब्लू और रेड रीजन में जा करके जमा हो जाता है। इस बात से इन्होंने बताया था कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज डिस्क्राइब्ड बाय T.W. इंगलमैन। सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था और सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किस रीजन में सबसे ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो बाद में ब्लू और रेड रीजन में पता चला कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और उसी रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बताया था T.W. इंगलमैन ने। उसके बाद है नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है कार्नेलियस वॉन नील। इन्होंने एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड लिया था जो हो सकता है कि वो H2O हो। इन्होंने सिंपली H2A उसको बोल दिया था, ठीक है। H2O हो सकता है या उसकी जगह पे H2S हो सकता है। इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया था और इन्होंने इस बात को भी बताया था कि लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने H2A ले लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाया था इन्होंने, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे A है तो ये हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडेशन के बाद उसका नाम होगा A, ठीक है। अगर यहाँ पे हम H2A की जगह पे H2O ले लेंगे तो हमको A की जगह पे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। और अगर हम H2S ले लेंगे तो A की जगह पे क्या मिल जाएगा, सल्फर। तो इन्होंने इस बात को प्रूव करके दिखाया था कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर बाहर निकलता है वो एक्चुअल में कहाँ से आता है, वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, इसी तरीके से वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है। अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख लें, एक ही जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस बात को प्रूव करके दिखाया था कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपका जो आप वाटर है उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वाला ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, इसी चीज़ को बाद में प्रूफ किया गया था रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। रेडियो आइसोटोप टेक्निक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और वाटर वाला जो ऑक्सीजन है, इसको लेवल कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन 16 से लेवल कर देते हैं और इसको 18 से लेवल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या मिलता है, 18, और वाटर वाला ऑक्सीजन यहाँ पे क्या मिलता है, 16। ठीक है, इस चीज़ से प्रूफ हो जाता है कि जो वाटर का ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के रूप में बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने कार्नेलियस वार्निल ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये मतलब है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो मेजर चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक तो आपको दिख रहा है ग्रेना, ये जो स्टैक्स आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, इसको ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए एक डंडी जैसी चीज़ होती है जिसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। ठीक है, एक स्टिक जैसी चीज़ होती है और बीच में यहाँ पे बहुत सारे आपको वो दिख रहे हैं, सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं और उस मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे स्ट्रोमा होता है। इसी मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको वहाँ पे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीज़ें बेसिकली हमारे पास हैं, एक तो ग्रेना और दूसरा ग्रेना का जो स्ट्रोमा लैमेली है उसका मेम्ब्रेन। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो स्ट्रोमा है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो दो चीज़ें हमारे पास बेसिकली हैं, एक हमारे पास है मेम्ब्रेन सिस्टम, एक हमारे पास है मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ग्रेना का मेम्ब्रेन है, ग्रेना का मेम्ब्रेन है, और दूसरा है स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारे पास। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं उसके अंदर एक्चुअल में लाइट रिएक्शन चलता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अभी हम जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। इन दोनों के अंदर बेसिकली चलता है लाइट रिएक्शन, जिसकी वजह से हमको दो मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक एटीपी और दूसरा NADPH। एटीपी और NADPH को एक साथ एसिमिलेटरी पावर भी बोल दिया जाता है। तो ये एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन के अंदर बनता है, इसको फिर से यूज कर लिया जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर। यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास है मेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरी चीज हमारे पास है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर चलता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को बनाना, और कार्बोहाइड्रेट को हम बनाते कैसे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना, जिससे हमको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और इस प्रोसेस को चलाने के लिए एटीपी और NADPH की जरूरत पड़ती है। तो ये एटीपी और NADPH हमको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी और NADPH हमको मिलता है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं समराइज करूँ तो दो चीज़ें सबसे मेन हैं, एक तो हमारे पास मेम्ब्रेन सिस्टम है और दूसरी चीज़ है स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन सिस्टम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेना का मेम्ब्रेन है, और दूसरा ये वाला मेम्ब्रेन स्ट्रोमा लैमेली जिसको हम बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर चलता है लाइट रिएक्शन, जिससे हमको मिलता है एटीपी और NADPH। इस एटीपी और NADPH को यूज करके हम लोग चलाते हैं डार्क रिएक्शन, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दो मेजर प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे समझेंगे पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पहले बात करना जरूरी है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के अलावा बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ट्यूकोबिलिन्स, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, जो हमने कुछ देर पहले भी बात की थी। तो ये सारे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। अगर कभी आपने प्लांट की पत्ती को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारे शेड दिखाई देते हैं। कुछ पत्ती एकदम से ग्रीन होती है,
कुछ थोड़ा सा उसके अंदर और भी शेड होते, कुछ पिंकिश टाइप की होती, कुछ येलो पत्तियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब क्या किस वजह से होता है, ये सब पिगमेंट्स की वजह से होता है। अलग अलग पिगमेंट्स होने की वजह से आपको पत्तियों के अंदर बहुत सारे शेड दिखाई देते हैं। इसी तरीके से इन सारे पिगमेंट्स को निकालने का एक तरीका होता है जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बेसिकली 3-4 पिगमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है ज़ैंथोफिल और चौथा होता है कैरोटिनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट्स के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इन्हीं सारे पिगमेंट्स की वजह से पत्तियों के और जो प्लांट्स के शेड होते हैं कलर के, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा सा बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स को देख करके कुछ ग्राफ को समझाने की कोशिश की गई है। तो पहला जो ग्राफ है इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और जो दूसरा ग्राफ है इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि जब हम सनलाइट को ब्रेक करते हैं या किसी भी व्हाइट लाइट को ब्रेक करते हैं तो हमको 7 कलर्स मिलते हैं। इन 7 कलर्स में सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे होता है वायलेट। कुछ देर पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को और इन्हीं सारे कलर्स को पार भी कहा जाता है। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। तो यहाँ पे जो पहला ग्राफ दिया गया है इसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरे का नाम है एक्शन स्पेक्ट्रम, जैसा हमने कुछ देर पहले बात किया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए का पीक दिखाया गया है, ये वाला। क्लोरोफिल बी का पीक दिखाया गया है, ये वाला जो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये क्लोरोफिल ए का पीक है, ये वाला। और ये वाला जो येलो कलर का आपको पीक दिख रहा है, ये कैरोटिनॉइड का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्लोरोफिल ए का पीक है एक्चुअल में ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और उसी ब्लू और रेड रीजन में अगर इस ग्राफ को आप ओवरलैप करके देखेंगे, उसी ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे दिख रहा है, ब्लू और रेड रीजन में। उसी रीजन में जिस रीजन में क्लोरोफिल ए ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया था। इस बात से ये साबित हो जाता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो चीफ पिगमेंट है और बाकी सारे पिगमेंट्स कैसे हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, चीफ पिगमेंट जो होता है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है और एक्सेसरी जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमेशा एंटीना बनाते हैं, या जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना का जो मेन फंक्शन होता है वो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल चीफ पिगमेंट है, उसको बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है और बाकी सारे पिगमेंट्स साइड बाई साइड होते हैं, जिसके हेल्प से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इसी को फोटो सिस्टम कहा जाता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें समझी। एक तो ये है कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है ब्लू और रेड रीजन में, और उसी रीजन में यानी कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसी चीज़ से प्रूफ हो जाता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो चीफ पिगमेंट है। बाकी सारे पिगमेंट्स चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, ज़ैंथोफिल हो, कैरोटिनॉइड्स हो, फ्यूकोबिलिन्स हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं जिसका फंक्शन हमने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रिएक्शन इन ब्रीफ। तो लाइट रिएक्शन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन, इसका नाम ही लाइट रिएक्शन, तो यहाँ पे लाइट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइट का एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन। दूसरा ऑक्सीजन रिलीज, इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है। तीसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में अभी और आगे जब हम बात करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जैसा कि कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि जब वाटर को तोड़ा जाता है तो इससे हमको 3 चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आइदर रेस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है या फिर ये इन्वायरमेंट के अंदर बाहर निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हेल्प से हमने कुछ देर पहले भी आपको समझाया था, इससे हम लोग 2 चीज़ बना देते हैं, ATP और NADPH। ATP और NADPH का यूज़ क्या है ये भी हमने थोड़ा सा कुछ देर पहले हिंट दिया था कि इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन चलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लिया जाता है ठीक है, उसके बाद ये 3 मेजर स्टेप्स हैं स्प्लिटिंग ऑफ। देखिए यहाँ पे फोटो सिस्टम क्या होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, या हम कहें कि सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरी चीज़ है क्लोरोफिल ए, जिसको हम चीफ पिगमेंट बोलते हैं। यही क्लोरोफिल ए जो होता है ये रिएक्शन सेंटर बनाता है
रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना भी कहा जाता है, एंटीना, ठीक है। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और ये सारे पिगमेंट्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए के अलावा सारे कोई भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, सॉरी बी हो, सी हो, डी हो, ज़ैंथोफिल हो या कैरोटिनॉइड्स हो, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट क्यों बोलते हैं, कुछ देर पहले हमने आपको समझाया था कि यही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है और इसी के वजह से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी पिगमेंट पर लाइट आकर के पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले किसी पिगमेंट पर लाइट आकर के पड़ती है, मान लीजिए इस पिगमेंट पर लाइट आकर के पड़ती है। जब किसी पिगमेंट पर लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा उसको हम यहाँ पे नीचे समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर सबसे अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो एक्साइट होकर के अपने हायर ऑर्बिटल्स के अंदर मूव करके चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। इस एनर्जी की हेल्प से जो नेक्स्ट पिगमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और उसके बाद जब वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर से एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर उस एनर्जी को नेक्स्ट जो पिगमेंट होगा वो एक्सेप्ट करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी नेक्स्ट पिगमेंट को मिलेगी, फिर नेक्स्ट पिगमेंट को मिलेगी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे होते होते एनर्जी अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को मिलेगी। तो जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक्साइट होकर के हायर ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, जो इसको कोई ना कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और जो यहाँ पे चीफ पिगमेंट या जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है, इन दोनों को एक साथ मिला करके कहा जाता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। फोटो सिस्टम दो होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। फोटो सिस्टम 1 को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 1 रख दिया गया, और दूसरे को बाद में डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 2 रख दिया गया था, ठीक है। और फोटो सिस्टम 1 जो होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 700 होता है, और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 680 होता है, ठीक है। इसीलिए इसको P700 या P680 भी लिख दिया जाता है सिंपली, ठीक है। तो ये था लाइट रिएक्शन इन ब्रीफ। लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। उसके बाद है लाइट और डार्क रिएक्शन की समरी क्या है, लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं, जो हमने कुछ देर पहले भी आपको समझाने की कोशिश की थी। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसा कि कुछ देर पहले आपने देखा था डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ग्रेना कहा गया था, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रेना है। यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो जब वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी कि इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब इसके अंदर से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो कुछ देर पहले भी हमने बात किया था कि इससे हमको 3 चीज़ें मिलेंगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आइदर इन्वायरमेंट के अंदर चला जाएगा बाहर, या फिर अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन में इसको यूज़ भी कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, ATP और NADPH। ATP और NADPH बनाने के प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जिसको हम समझेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर इन दोनों को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन को सिंपली बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है या कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले भी हमने बात किया था। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, और वापस से फिर से हमको ATP से हमने फास्फोरस छीन लिया तो इसके अंदर क्या बचा, ADP, और दूसरी चीज़ क्या बची, NADP+, ठीक है। इन दोनों को फिर से लाइट रिएक्शन के अंदर यूज़ कर लिया गया और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली लाइट रिएक्शन हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन को चलाने के लिए सबसे पहले लाइट को पढ़ना ज़रूरी है।
लाइट का एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है पिगमेंट्स के अंदर, और इस तरीके से वाटर की स्प्लिटिंग होगी, जिसको हम और आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जब हमने वाटर को ऑक्सीडेशन किया तो हमको 3 चीज़ें मिली। कई बार हमने इस चीज़ को रिपीट कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने ATP NADPH बनाया, फिर इसके हेल्प से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, और वापस से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यहाँ पे चलते रहते हैं। तो बेसिकली जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब डार्क रिएक्शन चलती है तो हम लोग उसी लाइट के हेल्प से जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे, यानी कि ATP और NADPH, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिड्यूस किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, जिसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे केल्विन साइकिल के अंदर। आगे चलते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या Z स्कीम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, और एक रिएक्शन सेंटर होता है जो क्लोरोफिल A यहाँ पे बनाता है। ठीक है, क्लोरोफिल A यहाँ पे रिएक्शन सेंटर बना रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, जिसको हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और इस पिगमेंट्स पे सबसे पहले लाइट इन्हीं पिगमेंट्स पे पड़ती है, और इन सबको एक साथ मिला करके क्या कहा जाता है, फोटो सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होगा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उस पर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कुछ देर पहले हमने आपको समझाया था। ये एनर्जी स्टेप बाय स्टेप मूव करके कहाँ पे पहुंच जाएगी, रिएक्शन सेंटर के अंदर। ठीक है, तो जो रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के मूव कर जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है, और इस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम फियोफाइटिन होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, फियोफाइटिन। उसके बाद बहुत सारे अदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करके फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके अंदर मूव करके पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, ये है फोटो सिस्टम 1। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 पे भी साइमल्टेनियसली क्या होता है, लाइट पड़ती है यहाँ पे, और जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ से भी उसी तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जैसे हमने कुछ देर पहले आपको समझाया था, और ये एनर्जी अल्टीमेटली पहुँच जाएगी रिएक्शन सेंटर पे। यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होगा उसका नाम होगा क्लोरोफिल A, और यहाँ पे जो P700 होगा, यहाँ पे होता है P680। ये फोटो सिस्टम 1 है और ये है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब एनर्जी मिलेगी फोटो सिस्टम 1 के जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के मूव करके हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, और फिर इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे जो स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। उसके बाद होता है फेरोडॉक्सिन, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके NADP+ में इंटर कर जाता है, NADP+, और इसका फिर हो जाता है रिडक्शन NADPH में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर NADP+ अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहीं से मूव करके डायरेक्ट फोटो सिस्टम 1 में इंटर कर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बाय चांस NADP+ अवेलेबल नहीं है, इफ़ नो NADP+ इज अवेलेबल, नो NADP+। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके सीधे वापस फोटो सिस्टम 1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके गया उस इलेक्ट्रॉन के स्पेस को फिल कौन करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की जाती है, जो काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर की स्प्लिटिंग जब हम करेंगे तो हमने कई बार आपको समझा दिया है कि 3 चीज़ें हमको मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में बाहर चला गया या फिर रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके स्पेस को फिल कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आगे गया था। ठीक है, और ये प्रोटॉन यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से, अगर यहाँ पे ज़रूरत होती है तो NADP+ को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को सिंपली Z स्कीम कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो सिस्टम 2, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ETS भी लिख दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 होता है, फाइनली NADP+ का रिडक्शन हो जाता है NADPH के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हेल्प से ATP भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2
फोटो सिस्टम 1 साइमल्टेनियसली काम करते हैं। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 होता है, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 होता है। और यहीं पे जेड स्कीम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एटीपी और एनएडीपीएच दोनों चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही होंगी, जिसको हमने कई बार रिपीट किया है कि जब भी लाइट रिएक्शन चलती है तो एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम आपको पूरा का पूरा दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2, और इंड होता है इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है एनएडीपी प्लस के जरिए से, जिससे एनएडीपीएच बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जेड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, जेड स्कीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखने में बिल्कुल जेड जैसा दिखाई देता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे पास कर रहा है इसी को कहा जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल जब नीचे डाउन होता है तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की क्षमता कहीं ना कहीं कम होती जाती है, और यहाँ पे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 किस तरीके से काम करते हैं इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसके बारे में हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया जाता है तो कुछ देर पहले भी हमने बात किया था कि इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन आइदर रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है या फिर इन्वायरमेंट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करता है स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे कैरियर्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा यानी कहीं पे ऐड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, और फिर जब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे कैरियर्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते रहते हैं, मूव करते आगे मूव करते जाते हैं, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस के अंदर जाकर के ऐड हो जाता है, जिससे एनएडीपीएच हमको मिल जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रोटॉन जाकर के जमा होने लगता है ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर, जिस वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और बाद में इसी प्रोटॉन के ग्रेडियंट को ब्रेक किया जाता है, जिसके हेल्प से एटीपी बनाया जाता है, जिसको हम लोग समझेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो किस तरीके से होती है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। वाटर के दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रोटॉन के हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट, जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया। ग्रेडियंट का मतलब होता है ग्रेड से। ठीक है, कहीं पे प्रोटॉन बहुत ज़्यादा कर देंगे, कहीं पे प्रोटॉन बहुत कम कर देंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर करेगा, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे, और फाइनली एनएडीपी प्लस का रिडक्शन कर देंगे, जिससे एनएडीपीएच मिल जाएगा। और ये ऑक्सीजन आइदर सेल के अंदर रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा या फिर ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज होते हैं, मैग्नीज और क्लोराइड, जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। मैग्नीज क्लोराइड के हेल्प से वाटर की स्प्लिटिंग की जाती है। वाटर की स्प्लिटिंग हमेशा फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होती है। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहा जाता है, जिसको हमने कई बार यहाँ पे रिपीट किया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जैसे हमने कुछ देर पहले आपको समझाया, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको समझाया था। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत सारे कैरियर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करेंगे, जिससे उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर ऑर्बिटल में जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इसी के हेल्प से एनएडीपी प्लस का रिडक्शन किया जाएगा, जिससे एनएडीपीएच बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमको मिलता है एटीपी। तो जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास फोटो सिस्टम 1 भी होगा। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, कुछ देर पहले हमने आपको बात किया था P680, और जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, इसीलिए ये P700 कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 होता है साइमल्टेनियसली 1 by 1। ठीक है, यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच, जो आप बहुत ध्यान से यहाँ पे बहुत आराम के साथ देख सकते हैं, और यही दोनों प्रोडक्ट्स बाद में यूज़ हो जाते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है। इसी तरीके से एटीपी और एनएडीपीएच हमको मिल रहा है। इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके बाहर निकला था वो इलेक्ट्रॉन कभी भी रिटर्न बैक नहीं आता। ये इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि मूव करके फाइनली
NADP+ का रिडक्शन करवाता है जिससे NADPH बन जाता है। ठीक है, तो जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और 1। हमको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ATP और NADPH। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी भी वापस नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप मूव करके फाइनली NADP+ के अंदर ऐड हो जाता है जिससे NADPH हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का सिंथेसिस करना विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका होता है ATP बनाने का जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जिस वजह से ATP बनता है, इसीलिए उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि लाइट की वजह से ATP बनता है इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये दो तरीके होते हैं ATP बनाने के। ठीक है, तो ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। उसके बाद इसी में हम लोग समझ लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के अंदर सबसे पहले लाइट पड़ेगी, जैसे कुछ देर पहले हमने आपको समझाया था, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, एक्साइट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसके बाद क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल तक पहुंचती है, उसके बाद वो एक्साइट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इस चीज़ को आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे NADP+ अवेलेबल नहीं है, जैसा हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, क्योंकि NADP+ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास जाएगा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं से वापस हो जाएगा। आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद हमने क्या लिखा था, फेरोडॉक्सिन, तो यहाँ पे फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएगा। ठीक है, NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, इसी वजह से हमको NADPH भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो NADPH यहाँ पे नहीं बन पाता है, NADPH यहाँ पे क्या होगा, नहीं बनेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलेगा, ATP। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ATP का सिंथेसिस होता है, NADPH का सिंथेसिस नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कई बार नीट में आ चुका है, NADPH नहीं बनेगा और ATP यहाँ पे बनेगा, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 कहलाता है, जो हमने कुछ देर पहले भी आपको समझाया था। यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो यहाँ से एक्साइट होकर के मूव करके ऊपर जाता है, वो बार बार सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के गया हायर ऑर्बिटल के अंदर, फिर उसको एक्सेप्ट किया गया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए से, जैसे कि यहाँ पे हमने फेरोडॉक्सिन दिखाया है। इसी के तरीके से आयरन सल्फर प्रोटीन भी होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर से वापस फोटो सिस्टम 1 के अंदर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास नहीं जाता है और ये बार बार सर्कुलेट होता रहता है। इसीलिए इसका नाम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पहले 2-3 बातें समझ लेते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस है, ये कोई रूल या कोई पास्टुलेट्स नहीं है। ठीक है, जब कोई हाइपोथेसिस होता है इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ इसके पास नहीं है, लेकिन जब तक कोई चीज़ इसके खिलाफ या कोई एक्सपेरिमेंट इसके खिलाफ प्रूफ करके नहीं दिखाई दिया जाता है तब तक इसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, इसी को माना जाएगा। ठीक है, तो ATP किस तरीके से बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसी को समझाने के लिए यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2-3 बातें समझना ज़रूरी है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर ये समझाया जाता है कि ATP बनता कैसे है। ठीक है, ATP बनाने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट किया जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है उसको हम लोग समझेंगे, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब ब्रेक किया जाता है तो ATP का सिंथेसिस हो जाता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, ATP कैसे बनेगा। ठीक है, ATP सिंथेसिस, पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ATP बनाने के लिए है। ATP बनाने के लिए यहाँ पे हमको प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा, इसके 3 तरीके हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाटर की ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग, जिसको हमने कहा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो जब वाटर को ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको प्रोटॉन मिलता है,
इलेक्ट्रॉन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, ये ऑक्सीजन चला जाता है आइदर एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, और प्रोटॉन जाकर के ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर जमा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूमेन लिखा हुआ है, ये थैलाकोइड का ल्यूमेन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए से, जिस वजह से जो यहाँ पे बहुत सारे कैरियर्स होते हैं उनका रिडक्शन होता रहता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है, और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पे मूव करके जाता है NADP+ के पास, और फिर ये NADP+ का रिडक्शन हो जाता है जिससे NADPH मिल जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है जिस वजह से जो प्रोटॉन बनता है वो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, जिस वजह से प्रोटॉन बहुत सारे ल्यूमेन के अंदर जाकर के जमा हो गए। यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है, यानी कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन को कैसे जमा किया जाता है और स्टोमा के अंदर प्रोटॉन को कैसे कम किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये था जिस वजह से हमने यहाँ पे देखा कि प्रोटॉन बन रहे हैं जो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर जमा हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड स्टेप क्या है, ये जो प्रोटॉन है स्टोमा से इसको पकड़ करके जो प्लास्टोक्यूनोन, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे PQ लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन को स्टोमा से कैप्चर करता है। जब प्रोटॉन को या हम कहें कि हाइड्रोजन को कहीं पे ऐड किया जाता है तो उससे रिडक्शन हो जाता है, जैसे PQH2 यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बनता हुआ दिखाई दे गया है। उसके बाद PQH2 को साइटोक्रोम B6F के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर ये इसको ट्रांसफर कर देता है अल्टीमेटली ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर। तो दूसरी वजह से फिर से क्या होता है, प्रोटॉन यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रोटॉन दिखाया गया है H+, ये प्रोटॉन भी NADP+ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके आता है और यहाँ पे स्टोमा साइड से प्रोटॉन को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिस वजह से NADPH बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम स्टोमा साइड में, ये जो साइड आपको दिख रहा है इसका नाम स्टोमा है। स्टोमा साइड में जो एंजाइम है NADP रिडक्टेज, उसको भी NADP+ को रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोटॉन को यहाँ से स्टोमा से कंज्यूम करता रहता है जिससे NADPH बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये ल्यूमेन है इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स स्टेप बाय स्टेप जमा हो जाते हैं। ठीक है, और स्टोमा के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसका pH क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि pH और प्रोटॉन के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर जो pH होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि एसिडिक pH होता है। तो हमने 3 तरीके से यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया। बाद में जब इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल से पास करवाएंगे, ये आप देख सकते हैं CF0 लिखा हुआ है, CF0, और ये जो पार्टिकल होता है इसका नाम CF1 है, CF0 CF1 पार्टिकल। ठीक है, CF0 ये चैनल के जैसे काम करता है, यानी कि प्रोटॉन को यहाँ से पास करने के लिए रास्ता देता है, और ये जो CF1 है कैटालिटिक होता है, कैटालिटिक साइड है इसके पास, जिस वजह से जब ये प्रोटॉन पास होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कैप्चर करके इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजिंग होती है और उसी के हेल्प से ATP की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या चीज़ समझा है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इस चीज़ को समझाता है कि ATP बनता कैसे। ATP बनाने के लिए फिर हमने दूसरा स्टेप आपको समझाया कि सबसे पहले हमको प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं, पहला वाटर को स्प्लिट किया जाएगा, दूसरा स्टोमा से प्रोटॉन को कैप्चर करके ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के अंदर भेजा जाएगा, और तीसरा यहाँ पे जो NADP+ है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमको प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन तीनों रीजन्स की वजह से प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और स्टोमा के अंदर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। तो यहाँ पे प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन यहाँ पे कम है, इसी ग्रेडियंट को ब्रेक किया जाएगा तो प्रोटॉन यहाँ से पास होंगे CF0 CF1 पार्टिकल से। CF0 चैनल है, CF1 क्या है, कैटालिटिक है। ठीक है, तो उसी के हेल्प से यहाँ पे ATP की सिंथेसिस कर ली जाती है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सिर्फ फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, रेस्पिरेशन में भी होता है। वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जनरेट करेंगे, यानी कि जब हम बहुत सारे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवाएंगे तो वहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाता है और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो जाता है जिससे वाटर बन जाता है, जो हम रेस्पिरेशन में बात करेंगे। और जो प्रोटॉन बनता है वो जाकर के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो जाता है और बाद में वही प्रोटॉन जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से तेजी से पास होता है F0 F1 पार्टिकल से, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, तो वहाँ पे भी ATP की सिंथेसिस हो जाती है। इसीलिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डज ATP एंड NADPH यूज्ड, जो हमने पहले भी आपको हिंट दे दिया था। ATP और NADPH हमने बनाया कहाँ, ठीक है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने बनाया। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो इसको भी हमने आपको हिंट दे दिया था। ATP
और NADPH को हम लोग यूज़ करने वाले हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये दोनों कहाँ से मिले, प्लस इसके साथ एक और चीज़ हमको मिलती है ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमको 3 चीज़ें मिलती हैं। इस ऑक्सीजन को हमने बताया कि आइदर रेस्पिरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दिया जाता है। ATP और NADPH का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस को चलाने के लिए एक पूरा बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और इसी का नाम होता है केल्विन साइकिल, या इसी को C3 साइकिल कहा जाता है, क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी बोल देते हैं। तो ATP और NADPH जो हमने बनाया था लाइट रिएक्शन के अंदर, इसको हम लोग खर्च करने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमको फास्फोरस को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी हमको चाहिए, और NADPH यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा, यानी रिडक्शन करवाने के लिए भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ATP और NADPH का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है। डार्क रिएक्शन क्या है, जिसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो बात करेंगे। उसके बाद केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल के 2-3 नाम होते हैं। इसी को सिंपली कभी कभी डार्क रिएक्शन कह दिया जाता है, इसी को बायोसिंथेटिक फेज कह दिया जाता है। बायोसिंथेटिक का मतलब है कार्बोहाइड्रेट बनाना, बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल एक्चुअल में मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने ही C3 साइकिल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और डिस्कवर किया था, उसके बारे में सबसे पहले बताया था। इन्होंने कुछ एल्गी यूज़ किया था जिसका नाम क्लोरेला और सिनेडेस्मस था। इसी तरीके से आइसोटोपी भी यूज़ किया था, कार्बन 14, इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी भी इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। तो कई सारे टेक्निक यूज़ किए थे। जब बड़े बड़े लैब्स के अंदर बहुत जो साइंटिस्ट काम करते हैं उसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, तो इन्होंने भी बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ किए थे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसका नाम RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास 5 कार्बन होते हैं, 3, 4, 5, ठीक है। और बिसफॉस्फेट यहाँ पे 2 फास्फोरस होता है, बिस का मतलब 2 होता है, ठीक है। इसके पास 2 फास्फोरस है और 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर जब हम यूज़ कर दें, ऐड कर देंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6, ठीक है। लेकिन ये 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं होता, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ठीक है। और इसका नाम होता है फास्फोग्लिसरेट या 3PGA सिंपली कह दिया जाता है, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है इसको कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। इसका नाम कार्बोक्सिलेशन इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे हमने यूज़ किया है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऐड कर दिया है कहाँ पे, RUBP के अंदर, ठीक है। इस काम को करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम रूबिस्को है, बहुत ही फेमस एंजाइम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। रूबिस्को का फुल फॉर्म ये है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका नाम इस तरीके से इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेशन करने की भी कैपेसिटी है, ऑक्सीजनेशन करने की भी कैपेसिटी है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे ऐड हो रहा है इसलिए ये कार्बोक्सिलेज वाला एक्शन कर रहा है, और अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे होते जो कि हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। तो पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के अंदर हमने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से हमने एटमॉस्फेयर से या कहीं से, अगर सेल के अंदर भी अवेलेबल है तो वहाँ से हमने यूज़ कर लिया, और इस एंजाइम को कैटेलाइज करता है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम 3PGA है, और ये क्योंकि 3 कार्बन का होता है इसीलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल रख दिया गया है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। 3 कार्बन की होने की वजह से इसका नाम C3 साइकिल रखा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। एसिड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे एसिड के रिडक्शन से हमेशा मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CHO, ठीक है, और एसिड का फार्मूला होता है COOH। एसिड के रिडक्शन से यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से हमेशा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मिलता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर ट्रायोस फॉस्फेट मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को यानी रिडक्शन को करने के लिए हमको चाहिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ठीक है। 2 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत पड़ती है।
इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि रिडक्शन को करने के लिए। ठीक है, रिडक्शन के बाद होता है फिर रीजनरेशन। तो रीजनरेशन करने के लिए फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से जो ट्रायोस फॉस्फेट है वापस फिर से आरयूबीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ट्रायोस फॉस्फेट एक्चुअल में प्रिकर्सर है, जिसकी हेल्प से हम लोग जैसा रिक्वायरमेंट होता है, कभी सुक्रोज, स्टार्च या ग्लूकोज जैसा सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होता है वैसा बना लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया है तो हमारे पास कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एटीपी, यहाँ पे 1 एटीपी, यहाँ पे यानी कि 3 एटीपी और 2 NADPH यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इस रिएक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग खर्च करते हैं 3 एटीपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको समझना, और 2 NADPH। और ये हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ATP और NADPH हम लोग कहाँ से लेकर के आते हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर से। ठीक है, और जाहिर सी बात है एक कार्बन डाइऑक्साइड से हमने सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, या एक कार्बन हमको यहाँ पे मिलेगा, वापस से फिर से 5 कार्बन हमको देना है। ठीक है, तो यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको कितनी बार देना पड़ेगा, 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 6 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर हम जानते हैं कि 6 कार्बन होता है। ठीक है, तो 6 बार ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितने एटीपी मिलेंगे, 18, और कितने NADPH मिलेंगे, 12 NADPH। ठीक है, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, 6 CO2। ठीक है, तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कितना ग्लूकोज मिलेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे 3 ATP, 2 NADPH। तो अगर हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमारे पास 18 ATP और 12 NADPH यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा या खर्च किया जाएगा, और हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को कैल्विन साइकिल कहा जाता है। कैल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने इसके बारे में समझाया था। ठीक है, इसी को C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है। ठीक है, और जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसका नाम राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम रुबिस्को है। रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम एंड प्रोटीन होता है इन द वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद है C4 साइकिल। C4 साइकिल को C4 साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 एसिड होता है, और ये जो C4 एसिड है ये एक्चुअल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, OAA। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रहा है सेल के अंदर। PEP जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसका नाम PEP है। PEP सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, जिससे 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। इसीलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कह दिया जाता है सिंपली। उसके बाद इस C4 एसिड को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के अंदर। कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स के अंदर ही, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेसोफिल सेल है और दूसरा बंडल शीथ है। ठीक है, बंडल शीथ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बंडल शीथ एक्चुअल में वैस्कुलर बंडल्स को कवर करता है, और ये कुछ स्पेशल प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, प्लस बंडल शीथ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, गैसियस एक्सचेंज नहीं करने देता है, और इसका जो सेल वॉल होता है काफ़ी थिक होता है। ठीक है, तो जब गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो कोई भी गैस इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, ना ही ऑक्सीजन ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीके से यूज़ करने वाले हैं या इसके अंदर पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हम पहुँचाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। तो सबसे पहले PEP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का नाम बताइए पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा PEP, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स किया जाएगा तो उसका नाम होगा C4 एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्योंकि ये 4 कार्बन का है इसलिए इसका नाम C4 साइकिल है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि इसी C4 एसिड को मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के अंदर चेंज कर लेंगे, कहाँ पे, मेसोफिल सेल के अंदर ही, और उसके बाद फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बंडल शीथ के अंदर। बंडल शीथ के अंदर C4 एसिड का सबसे पहले क्या करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन जब किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा, और फिर मिल जाएगा C3 एसिड। C3 एसिड का नाम पायरुविक एसिड है, जो NCERT में नहीं लिखा हुआ है, ये पायरुविक एसिड है। ठीक है, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे, कहाँ पे, रुबिस्को के सामने। तो रुबिस्को के सामने जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो वो हमेशा कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप करेगा, यानी कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस करेगा। और अगर ऑक्सीजन को बढ़ाया जाएगा तो ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस करेगा, जैसे हमने कुछ देर पहले आपको बताया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हम कहाँ पे बढ़ा देते हैं, रुबिस्को के सामने, तो जिस वजह से यहाँ पे एक साइकिल चलने लगती है जिसका नाम क्या होता है, C3 साइकिल होता है। ठीक है,
तो C3 साइकिल हर प्लांट्स के अंदर होता है, चाहे वो C3 हो, C4 या काइम फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी हम लोग C3 साइकिल चलाते हैं तो हमको एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि बायोसिंथेसिस करने का जो मेन प्रोसेस है वो हमेशा क्या है, C3 प्रोसेस है या C3 साइकिल है, ठीक है। C3 साइकिल के अंदर आप जानते हैं कि 18 ATP और 12 NADPH का खर्चा किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, और उसके बाद ये जो C3 एसिड है वापस से ट्रांसपोर्ट करके इसको फिर से रीजनरेशन कर लेते हैं। तो रीजनरेशन में फिर से 12 ATP का खर्चा होता है, ठीक है। तो टोटल ATP कितने खर्च होते हैं C4 साइकिल में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 ATP, 18 यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं C3 साइकिल के अंदर, और 12 ATP यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं रीजनरेशन करने के लिए, ठीक है। तो C4 साइकिल के अंदर 30 ATP खर्च होते हैं, C3 साइकिल के अंदर 18 ATP खर्च होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। C4 साइकिल की कुछ खासियत होती है कि इसके अंदर मेसोफिल और बंडल शीथ भी होता है, जबकि C3 में सिर्फ मेसोफिल होता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में अडॉप्टेड होते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है जिसको क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है, क्योंकि ये माले जैसा माला हम लोग पहनते हैं गले में, उस तरीके से अरेंज होता है, इसीलिए इसको रीथ या फिर इसी को क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। बंडल शीथ के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसका जो इसके चारों तरफ वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ ये वेस्कुलर बंडल्स को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी गैस आ जा नहीं सकती, गैस एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है कि गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी गैस एक्सचेंज को बचाने के लिए यहाँ पे हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद फिर रुबिस्को के सामने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिस वजह से कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप चले, और फिर उसी के हेल्प से हम लोग कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, और वापस से जो C3 एसिड बनता है उसको फिर से ट्रांसपोर्ट करके रीजनरेशन कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को C4 पाथवे या कभी कभी इसका नाम हैच एंड सेलेक्ट साइकिल भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन कब होता है, जब RUBP के सामने, ठीक है। हमने आपको पहले बताया कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देंगे, रुबिस्को के सामने जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देंगे, रुबिस्को के सामने जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होने लगेगा, यानी कि 3PGA बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये पूरा प्रोसेस अभी कुछ देर पहले हमने आपको समझाया था कि इसको C3 साइकिल कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, RUBP पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। जब रुबिस्को के सामने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा किया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पर रुबिस्को क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप करता है, और फिर हमको मिल जाता है 3PGA, ठीक है, यानी कि C3 साइकिल चलती है। लेकिन इसी जगह पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया जाए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए रुबिस्को के सामने, तो ये ऑक्सीजन फिर RUBP के अंदर ऐड होने लगेगा, जिससे हमको 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट मिल जाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये 3 कार्बन का होता है जो नीट में पूछा गया है, और 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का होता है, ठीक है। इस इधर वाला जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, इसी प्रोसेस को फोटो रेस्पायरेशन कहा जाता है। फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट्स के अंदर होता है, और ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, एकदम से प्लांट्स परेशान है, स्टोमेटा बंद कर दिया जाता है। तो जब स्टोमेटा बंद कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है गैस एक्सचेंज लगभग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लगातार चल रही है। तो फोटोसिंथेसिस जब चलती रहेगी तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे रुबिस्को के सामने बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन का लेवल जब रुबिस्को के सामने काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो रुबिस्को उस टाइम पे ऑक्सीजनेशन करने लगता है, कार्बोक्सिलेशन नहीं करता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजनेशन करेगा तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। इस तरफ का जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इसी को फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं, और इस तरफ का जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इसका नाम C3 साइकिल है, ठीक है। तो ये चैप्टर इस तरीके से हमने डिस्क्राइब कर लिए हैं। सिर्फ एक टॉपिक रह गया जिसका नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग है, इसको हम लोग किसी और क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।